आज कल का एक बयान था जिसका आज रिपोर्टिंग आई है। एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 3 काले किसान विरोधी कानूनों को छोड़कर वह किसान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी तक इतना बेतुका बयान अपने जीवन में नहीं सुना। ये तो वही बात हुई कि आप हमारे घर पर खाने के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन भोजन नहीं परोसा जाएगा। तो मैं किसानों से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कानून को छोड़कर किसी बात पर भी बात कर लें तो वो आपसे वेदर डिस्कस करने तो नहीं आएंगे तोमर जी। खैर, और ये लेकिन कहीं ना कहीं कृषि मंत्री का, इस सरकार का, प्रधानमंत्री का अहंकार और जो जुल्मी रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है भारत के किसानों को लेकर, वो दिखाता है। प्रणब जी ने भी गर्मी का जिक्र किया। इतनी गर्मी है कि घर के बाहर अगर आप 10 मिनट धूप के नीचे खड़े रहिए तो झुलस जाइएगा। और उस गर्मी में, कड़कड़ाते जाड़े में, बारिश में, आंधी में, पानी में हमारा किसान सड़कों पर बैठा है और वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। तो तोमर जी, अगर किसान अपने खिलाफ बनाए गए कानूनों के बारे में बात नहीं करेगा, उनका विरोध नहीं करेगा, तो बात करने को है ही क्या? वो आपसे क्या आकर बात करेगा? कानून को तो खत्म होना ही पड़ेगा और बात तभी बनेगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे वो एक फोन कॉल दूर है, और 22 जनवरी के बाद से आज तक किसानों से एक भी मीटिंग तक नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? और मैं प्रधानमंत्री जी से पूरे आदर के साथ जरूर ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तोमर जी की इस बेतुकी बात का, कि हम किसानों से बाकी किसी भी बात करने को तैयार है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं, या आप उनको डांटिएगा, डपटिएगा कि इस तरह से दंभ और अहंकार में चूर होकर बात ना करें? वो देश के अन्नदाता के बारे में बात कर रहे हैं। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, ये सर्वविदित है। किसान और इस देश के 62 करोड़ किसान इस कानून के खिलाफ है। कुछ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पर इतनी पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपने घर से निकल के प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस देश की आत्मा जो किसान है वो इन काले कानूनों के खिलाफ है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और अभी भी इस सरकार का दंभ और अहंकार टूटा नहीं है। किसान जायज मांग को लेकर विरोध पे मजबूर हैं। वो अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं। आपने उनके रास्ते में नुकीली कीले गड़वाई, तार कड़वा दिए, इसलिए वो बैठने को मजबूर है। वो तो यहां पर आके आपसे बात करके विरोध करना चाहते थे। क्या देश के 62 करोड़ अन्नदाता आपको नजर नहीं आते हैं? ये सरकार से सवाल है और ये बहुत वाजिब सवाल है। और क्या पूंजीपतियों के साथ आपका गठजोड़ इतना मजबूत है, आपकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि आपको धरती पुत्र धरने पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते, आपके घर से थोड़ी ही दूर पर? और ये आपके अहंकार के चलते बैठे हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। यह भी सर्वविदित है कि खेती जो है वो करीब करीब 25 लाख करोड़ का कारोबार है, और ये कई बाकी इंडस्ट्रीज, कई बाकी सेक्टर से काफी बड़ा व्यापार है। इस 25 लाख करोड़ का जो कारोबार है वो मोदी जी किसानों से, कृषि मजदूरों से, आढ़तियों से, छोटे दुकानदारों से, मंडी मजदूरों से लेकर 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। और यही लब्बो लबाब है 3 काले कानूनों का। पर शायद दंभ में चूर कृषि मंत्री, जिनका यह शर्मनाक बयान आया है, और उनके आका मोदी जी ये भूल गए कि आप किसानों को बहलाकर 25% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में तो आए थे, और आके उनके विपरीत सारी बातें कर रहे हैं, और उनको आपने मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया है। और 600 से ज्यादा किसानों की अभी तक शहादत हो चुकी है। सरकार की कुरीतियों और विफल नीतियों की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। खाद के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, ट्रैक्टर का दाम बढ़ा है, कृषि उपकरण का दाम बढ़ा है, और इन सब के चलते 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती करने का जो लागत आती है वो बढ़ गई है। और बजाय उनको राहत दी जाए, उनको एक 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया गया, और वो 6,000 रुपए का झुंझुना भी, उससे करीब 6 से 6.5 करोड़ किसान अभी भी वंचित हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। देश का किसान परेशान है आपकी विफल नीतियों की वजह से। एक चुनी हुई सरकार से वो उम्मीद करता है कि आप उनका दर्द समझिएगा, अपना अहंकार छोड़िएगा, अपने पूंजीपति मित्रों का मोह त्यागिएगा और उनसे बात करके रास्ता निकालिएगा। और इसीलिए हम पुनः कृषि मंत्री के इस बयान की कि हम कानून को छोड़ के बाकी कोई भी बात करने को तैयार हैं, इतने बयान की निंदा करते हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है, और मैं पुनः इस मंच से उनकी बर्खास्तगी की मांग करती हूं। और कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने तमाम महकमों में मंत्री पद पर रहते हुए काम किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, तरजीह दी। यह 10 सालों के बाद की बात है।
तो जब जितिन जी कुछ बातें कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से सोच रहा था, तो आप 10 साल से कब सोच रहे थे? जब आप सरकार में मंत्री थे, जब आपको कांग्रेस की सरकार में विभिन्न पदों पे, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आप तमाम महकमों में मंत्री रहे। मैं पूरे सम्मान के साथ जितिन प्रसाद जी से ये जरूर कहूंगी कि आपने जो किया है वो बहुत दुखित करता है, और दुखी इसलिए करता है कि इस दुर्भाग्य है कि जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब देश इस भीषण महामारी से जूझ रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए निराश हूं क्योंकि इस महामारी के कुप्रबंधन के चलते लोगों की मौतें हुई है, जिन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। और कुप्रबंधन किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ है, योगी सरकार से हुआ है। कुप्रबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या नेतृत्व विहीनता में हुआ है। तो क्या जितिन प्रसाद जी ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने को इतने आतुर, इतने तैयार थे? क्या आपने उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ थामकर भूल नहीं की जितिन जी? क्या आपको उन लोगों के साथ खड़े रहना आज मंजूर है जिनके चलते लाखों लोगों की जान गई, जिनको बचाया जा सकता था? क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होकर अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 7 साल में हर लोकतांत्रिक संस्था का दमन किया है? क्या आप उनके साथ खड़े रहने में फक्र महसूस कर रहे हैं जो कि देशद्रोह का कानून लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी को निरंतर दबाते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है, और मैं ये पूरे सम्मान से और पूरी विनम्रता से कहती हूं कि ये दुर्भाग्य है कि इस लड़ाई को समझने में दिक्कत हो रही है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की लोलुपता की नहीं है, ये अगली बार एमपी बन जाने की या अकोमोडेट करने की या राज्यसभा में पहुंचने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक विचारधारा की है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है। ये आइडिया ऑफ इंडिया, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस उनके आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। और आप एक 360 डिग्री का यू टर्न करके जब कहीं जाते हैं तो शायद आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में दिक्कत हमेशा से थी। और मैं ये फिर से बोलूंगी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका मॉरल कंपस कहां गया? जिस सरकार ने इस देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, गुर्बत इस देश में बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ठप है, बेरोजगार बढ़ गए, कुप्रबंधन कोरोना का हम सब ने देखा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन हो रहा है। आप कैसे अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं ऐसे 7 लोगों के खड़े रहने के? और मैं फिर से बोलूंगी कि दुर्भाग्य, और मैं सिर्फ ये जितिन जी के लिए ही नहीं बोल रही हूं, मैं और तमाम लोगों के लिए बोलती हूँ, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने काफी इन लोगों को, और आपने सही कहा, ये चर्चित चेहरे थे, ये युवा चेहरे थे, ये आने वाली कांग्रेस का भविष्य थे, और कांग्रेस में इनका दमदार रोल था। इन लोगों को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, पद दिया, जिसने भी छोड़ा, चाहे वो इनके पहले कोई गया हो, जिनको मंत्री कांग्रेस सरकार ने बनाया, उनका हाथ थामा, व्यक्तिगत रूप से थामा पिता की मृत्यु के बाद, या अब जिसको कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, तो क्या ये सहूलियत की राजनीति नहीं है? मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है, ये सैद्धांतिक और विचारों की लड़ाई है, या ये सहूलियत की राजनीति? क्योंकि ये भी सच है कि पिछले 20-30 सालों में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी सरकारें नहीं हैं, और आज भी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारा झंडा लेके गांधी की विचारधारा को फैलाने के लिए, गांधी के इस देश की आत्मा को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। वो सत्ता की लोलुपता में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये कन्वीनियंस की राजनीति करी जा रही है? और कहीं पर मैं फिर से कहूंगी, कहीं पर यह सारी बात आकर टिक जाती है सिद्धांतों पर, विचारों पर, और विचारों की भिन्नता पर। आप लाइक माइंडेड पार्टी में नहीं गए हैं, आप एक बिल्कुल अलग पार्टी में, जिसकी बिल्कुल अलग सोच है, ऐसी पार्टी में जाकर आप अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर जरूर सवाल उठाते हैं। और मुझे दुख है कि जिन 10 सालों में आप भारत सरकार के तमाम महकमों में मंत्री थे, आज आप पलट के ये कहते हैं कि उन 10 सालों में या उसके कुछ कार्यकाल में मैं सोचता था कि ऐसा नेतृत्व हो। तो या तो आप तब ईमानदार नहीं थे, या आज आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सहूलियत की राजनीति की जो आप बात करते हैं, वो इसी को कहा जाता है। विचार विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति यही होती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।